जब से मैंने ये बंद किया तब से दुकानदार, होटल, गेस्ट हाउस वालों ने मेरे ऊपर हमले किए, मेरे सुरक्षा कर्मियों को मारपीट करी, मंदिर में घुस के मारपीट करी। तो इन्होंने माननीय एसडीएम साहब का सहारा लिया, राजनीतिक लोगों का सहारा लिया। मैंने यहाँ सीसीटीवी लगा दिए पूरे गांव में, मंदिर में, उनका भी तो विरोध किया। आपने सोचा नहीं माननीय एसडीएम साहब, एक आपने जो षड्यंत्र रच के जो किया है उससे इस देश के लोगों की आस्था पे क्या असर होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, कई दिनों से मैं आपको एक खबर दिखा रही हूं कि बुटाटी धाम में जो है एक गबन की बात सामने आ रही कि 22 करोड़ का गबन हो गया है, घोटाला हो गया है। और ये बातें चीख चीख कर जो है हर अखबार के पन्ने पर छपी हुई है, हर न्यूज चैनल पर है, छोटा चैनल हो बड़ा चैनल हो, पूरे मैं कहूंगी कि देश भर में बस यही बात चल रही है कि 22 करोड़ का गबन हुआ तो हुआ कैसे। आज इसी बात को जानने के लिए मैं और मेरी टीम जो है खुद बुटाटी धाम पहुंचे हैं और ये जानना बेहद जरूरी है आपके लिए भी, क्या ये 22 करोड़ के जिस गबन की बात कही जा रही है, क्या ये झूठ तो नहीं हो सकता कहीं। ये ही सच जानने के लिए मैं भी आज बुटाटी धाम पहुंची हूँ। मेरे साथ अध्यक्ष है देवेंद्र सिंह, जिनका बहुत स्वागत करूंगी। स्वागत के साथ उन्हीं सवालों को पूछूंगी जो आप लोगों के जहन में चल रहे हैं कि 22 करोड़ रुपए कौन खा गया, क्या आसमान निकल गया या उसे जमीन खा गई। देवेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है। राम कैसे राम। हैं आप? राम राम जी, बहुत बढ़िया। आपको पता है कि पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी कि 22 करोड़ का गबन ये बहुत बड़ी बात होती है किसी आदमी पे, जब इतना बड़ा इल्जाम लग जाता है सिंह साहब कि भाई तूने 100 रुपए की चोरी की है, तो उसका आत्मसम्मान, मान मर्यादा सब खत्म हो जाता है। आप पर तो लाखों नहीं 22 करोड़ रुपए कहाँ रखे हैं आपने, ये बताइए। मैं आपसे एक इतना सा सवाल कर रहा हूँ, आय से अधिक खर्चा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब आय 22 करोड़ की नहीं हुई 3 साल में, तो 22 करोड़ का गबन कैसे हुआ? मुझे ये पूछना है उन माननीय एसडीएम तत्कालीन मोहन चौधरी जी से, जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई। और मैं आपने जैसा भी कहा कि आपके दर्शकों को और पूरे देश को जो भी सवाल उनके जहन में है वो आप अवश्य पूछेगा, ताकि उन सवालों का जवाब मैं दे पाऊं और ये जनता उन सवालों को मंथन करे और उनके ऊपर निर्णय ले। आप एक बात बताइए कि आपसे पहले भी बहुत सारे लोग इस पद पर रहकर गए हैं, अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने कई सारे काम भी किए होंगे। आपको जो है इस बुटाटी धाम में कितना समय हो गया, कितने वर्ष का जो कार्यकाल आपने पूरा किया? देखिए, जनवरी 2023 से मैं लगातार यहाँ पर बना हुआ हूँ और सब चतुर्दास महाराज की कृपा से और मेरी समिति के सदस्यों के सहयोग से मैं यहाँ अध्यक्ष पद पर हूँ और अभी निरंतर इस पद पर चल रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम किसी पद पर चुनाव जीतते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है कि कुछ लोग वोट कास्ट करते हैं, वोट देते हैं, सर्वसम्मति से जो है उस पद पर किसी को आसीन किया जाता है। आपके केस में क्या ऐसा ही हुआ था या जो है किसी ने कोई आपको लाया यहाँ पे और इस पद पर बैठा दिया गया, क्या वो पूरी प्रक्रिया थी? थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, कोई भी संस्थान हो उसके अपने नियम होते हैं, उनके अपने बायलॉज होते हैं, उन बायलॉज को पूरा करना होता है। और कोई भी समिति के दो ही तरीके होते हैं, या तो चुनाव या सर्वसम्मति। तो जब आप किसी को अच्छे लग रहे हो या अच्छी व्यवस्थाएं चल रहा है, आपके ऊपर कोई विश्वास करो, तो सर्वसम्मति से चुना जाएगा। मुझे 2 बार चुना ना मेरी समिति के सदस्यों ने, दोनों बार सर्वसम्मति से चुना है। मैं यहाँ पे किसी के कहने से नहीं आया हूँ और ना मैं किसी की बैठाने से बैठा हूँ। मेरे को यहाँ पर समिति के सदस्यों ने आग्रह किया, उनके आग्रह पर मैं यहाँ आया और उन्होंने मुझे यहाँ पर अध्यक्ष पद के पे बैठाया कि भाई उनको लगा कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, तो उनकी सहमति से मैं यहाँ बैठा हूँ और उन्हीं के सहयोग से मैं सारा काम कर रहा हूँ आज यहाँ पर। समिति के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग रहता है, उनकी जिम्मेदारियां भी रहती है, उन्हीं के अनुरूप हम लोग मिलकर सब लोग काम करते हैं। अब एक चीज मुझे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं, आप क्या इसी बुटाटी धाम के हैं या कहीं बाहर के हैं कि पैराशूट की तरह आपको लाया गया और यहाँ पर छोड़ दिया गया? मुझे एक बार बताइए, क्लियर कीजिए। मेरा नाम अगर आप देखेंगे तो देवेंद्र सिंह बुटाटी लगाता हूँ पीछे। बिल्कुल। मेरे दादा परदादा, उनके भी दादा, और जो सवाल कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि उनके दादा परदादा कहाँ हैं। इस मट्टी का जन्मा जाया हूँ मैं। मेरे आज पिताजी की भी यहाँ जो पीछे शमशान में चबूतरे बने हुए हैं, मेरे दादाजी के बने हुए हैं। मेरे जो दादा परदादा ने यहाँ इस गांव को दिया ना, वो भी यहाँ कई जगह उल्लेखित हैं। तो बाहर का कैसे हुआ? क्या मैं अगर रोजगार करने के लिए बाहर चला जाऊंगा, जैसे जयपुर शहर में मैं रहा हूँ, तो जयपुर शहर में तो करोड़ों लोग रह रहे हैं, तो वो जयपुर के थोड़ी ना होंगे, वो किसी ना किसी गांव से आए होंगे,
किसी शहर से आए होंगे, वहाँ बसे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो वो क्या अपना पीछे का हिस्सा छोड़ देंगे क्या? मेरी जितनी ज़मीनें हैं यहाँ पर, मेरे दादाओं के नाम से बोलती आ रही है। इतिहास निकाल लीजिए, जहाँ पे जब से आज़ाद हुए हम, जब से लेके तब तक की खतौनी निकाल लीजिए, आप शासनकाल की खतौनी निकाल लीजिए। मैं ज़रूर जयपुर शहर में अपना काम धंधा किया है, तो इसका मतलब ये जयपुर का हो गया क्या? मैं इसी मिट्टी का जन्मा जाया वहाँ पे। 2023 में आपको इस पद पर जो है आसीन किया जाता है, उसके बाद से लगातार आप जो है बुटाटी धाम में काम कर रहे हैं। तो देवेंद्र सिंह जी, कौन सी ऐसी गलती हो गई जो आज हर अखबार के पन्ने पर देवेंद्र सिंह बुटाटी का नाम जो है आ रहा है? नाम कोई अच्छे के लिए नहीं है, मैं ये आपसे इसलिए बार बार पूछ रही हूँ कि आप पर आरोप लग रहे 22 करोड़ रुपए के गबन के। आप मुझे, तो मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ कि हर अखबार के पन्ने पर देवेंद्र सिंह बुटाटी का नाम होना अच्छे वे में नहीं, वो भी 22 करोड़ रुपए के गबन के आरोप पे बार बार आप पर ये नाम लग रहा है। तो 2023 से लेकर अब तक ऐसे कौन से गुनाह कर दिए आपने कि जो अखबार पर सीधा छप गए? आपने कभी कल्पना की थी कि आप अखबार में आएंगे, वो भी इस तरीके से? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आपने जिस कहा कि इस तरीके से अखबार में आना। ये बुटाटी धाम एक श्रद्धा, आस्था और विश्वास का केंद्र है। पूरे देश भर से हर जाति विशेष के लोग, हर समाज के लोग यहाँ पर बड़ी आस्था और विश्वास चाहते हैं। वो इस मन्नत चाहते हैं कि जो लकवा पीड़ित व्यक्ति है, उसको कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं वो ठीक होगा, और वो 7 दिन रहता है यहाँ। देखिए, पूरे देश में कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ 7 दिन रहना होता है। यहाँ निरंतर 7 दिन रहना है। हाँ, मैंने गुनाह किया है। मैंने गुनाह क्या किया है कि जो यहाँ जो 7 दिन रहने आ रहे हैं ना, उनके लिए मैंने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है, बना बनाया भोजन देने की व्यवस्था की है, उनको छाछ देने की व्यवस्था की है, उनको चाय देने की व्यवस्था की है, उनको सुबह नाश्ता देने की व्यवस्था की है, उनको अच्छे बिस्तर मिले ये देने की व्यवस्था की है, मैंने उनको बर्तन समय पे मिले ये देने की व्यवस्था की है। लाख लोग अगर दर्शन करने आते हैं एकादशी पर, उनको चाय नाश्ता भोजन मिले, ये देने का मैंने गुनाह किया है। ये मेरा गुनाह है जो मैंने किया। मैं एक चीज पढ़ रही थी कि जो रसोई है, जिसमें से खाने, जिस खाने का आप जिक्र कर रहे हैं, आप चाय नाश्ता आप दे रहे हैं। सुबह मैंने अभी लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा आप तो नाश्ता भी बढ़िया यहाँ पर देते हैं, फिर आप दोपहर का खाना दे रहे हैं, शाम का जो है रात्रि भोजन भी आप उनको दे रहे हैं। लेकिन इसी भोजन के अंदर घोटाला बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ा गबन आपने कर डाला। वो कौन सा गबन है? खोलिए इन पत्तों को, देखिए, ये जनता जानना चाहती है। मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि वो घोटाला कौन सा हुआ। क्या मिला के दे दिया भोजन में आपने? यही तो वो बताए ना मुझे कोई। देखिए, अगर मैंने कोई 10 रुपए की चीज़ है, उसको 12 रुपए में खरीद लिया, 11 में खरीद लिया, तो घोटाला कर दिया। मैं मानता हूँ उसमें घोटाला हुआ होगा, तो वो मुझे बताओ तो सही, घोटाला हुआ कहाँ? कौन से आंकड़े लेके आइए आप जिससे हुआ? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि सरकार यहाँ पर आके देखे, और जो अन्नपूर्णा रसोई जिस प्रकार से वो चला रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर प्रति व्यक्ति की डाइट का फैसला कर ले और निर्णय ले ले कि एक व्यक्ति पे कितना खर्चा आता है। अगर उससे कम खर्चे में मैं यहाँ पे भोजनशालाओं की व्यवस्थाओं को दे रहा हूँ, तब तो ठीक है। अगर उससे अधिक दे रहा हूँ, तो हाँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने गुनाह किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर पूरे महीने का आप हिसाब निकाल लीजिए, एक दिन का निकाल लीजिए, करिए तो सही। माननीय एसडीएम मोहन चौधरी जी कौन सा आंकड़ा लेके आ गए कि कितना खर्चा कैसे बता दिया उन्होंने? तो वो तो ये तो वही बता पाएंगे ना। मेरे से तो सवाल जवाब नहीं किया गया ना। जो उनके सवाल थे 30-4 के, उनका जवाब मैंने दिया, वो तो उन्होंने लिया ही नहीं ना। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ये खर्चा इसमें हो गया और मैं कह रहा हूँ इसमें ये खर्चा हुआ, तो उसका जवाब तो लीजिए ना, सम्मिलित तो करिए। आपने वो तो सम्मिलित ही नहीं किया। एक मनगढ़ंत, पता नहीं कहाँ से उन्होंने एक जांच रिपोर्ट बना दी। ये तो वही बताएं कि वो जांच रिपोर्ट बनाई कहाँ से, किन आंकड़ों के तहत बनाई है, किन व्यवस्थाओं के तहत बनाई है, ये तो वो बता पाएंगे। उस समय जो एसडीएम रहे हैं मोहन चौधरी, मैं ठीक फरमा रही हूँ। मुझे एक बात बताइए कि मोहन चौधरी के पास जब लोग पहुंचे कि भाई ऐसा ऐसा गबन हो रहा है, तो जाहिर तौर पर कि एक एसडीएम जो होता है वो सूबे का मुखिया कहलाता है, जी, हमारी जो बिल्कुल। गांव की भाषा होती है। जी। तो सूबे के मुखिया ने कटघरे में आपको भी बुलाया होगा, क्योंकि आरोप आप पर लग रहे थे। कितनी बार आपको बुलाया गया और कितनी बार आपसे सवाल जवाब किए गए, उसका एक बार ही बता दीजिए जनता को। देखिए, मोहन चौधरी जी ने
ये एक धरना प्रदर्शन करने वाले लोग कौन है? हम्म, देखिए, जब से हमने सितंबर 2023 से बुटाटी धाम मंदिर में हमने निःशुल्क भोजन व्यवस्था करी, उस दिन शाम को ही मेरे ऊपर जो मंदिर के आसपास के दुकानदार, होटल, गेस्ट हाउस वाले हैं, वो हमला करते हैं, मेरे साथ में मारपीट करते हैं। उसका मुकदमा मैंने पुलिस थाना कुचेरा में दर्ज कराया विद सीसीटीवी फुटेज, जो आज भी है। उसके बाद में मैंने कुछ दिन बाद में मैंने चाय नाश्ता निःशुल्क देना चालू किया, तो भी तो ये मेरे ऊपर हमला करते हैं। उसके भी तो सीसीटीवी फुटेज और पुलिस रिपोर्ट मैंने दर्ज कराई ना। मैंने यहाँ पर जो नकली ये प्रसाद चढ़ाते थे, पाम ऑयल से बनी हुई मिठाइयों का, केमिकल से बने हुए मखानों का, उन पे प्रतिबंध लगाया, तो तब ये मेरे ऊपर नाराज हुए ना। जो गिलिट से बना हुआ सोने चांदी के आभूषण ये चढ़ाते थे, जो कि प्रथा नहीं है यहाँ बुटाटी धाम मंदिर में किसी प्रकार की, कि कोई भी किसी भी प्रकार के चांदी के आभूषण चढ़ाए जाए या कुछ चढ़ाए। दुकानदारों द्वारा एक प्रथा बना दी गई, एक मान्यता बना दी गई कि कोई भी लकवा पीड़ित मरीज आता तो उसको बोलते, भैया आपका पैर खराब है तो आपको चांदी का पैर चढ़ाना चाहिए, आपका हाथ खराब है तो आपको हाथ चढ़ाना चाहिए, आपके सर से लेकर नीचे तक अगर आपके कोई तकलीफ हो गई है तो आप ये शरीर ले जाइए, वो चढ़ाइए। उनकी कीमतें देखिए ना आप, एक जो 2 ग्राम 4 ग्राम की चीज़ है वो 250 से 300 रुपए में बेचते थे। जब हम दान पात्र से उनको लेकर हमने जब गला के उसको चेक किया, तो उसमें तो 40% 50% ही चांदी थी, बाकी तो वो गिलिट था। जब हमने ये देखा कि हमारे साथ में धोखा हो रहा है, मंदिर के साथ में धोखा हो रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, और जो ये ग्राहक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो ठगे जा रहे हैं, तो मुझे बंद करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? झूठी प्रथाओं को बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने बंद किया ना, कि चांदी किसी प्रकार की कोई भी नहीं चढ़ेगी, किसी प्रकार का कोई भी मीठी प्रसादी नहीं चढ़ाएंगे। जो घर से बना के लाइए आप, जिसको चढ़ाना है, चूरमा बना लाइए ना, केले ले आइए ना, सेव ले आइए ना, ये भी तो प्रसाद ही है ना। फल फ्रूट से बढ़िया प्रसाद इस देश के अंदर क्या हो सकता है? आप फल फ्रूट चढ़ाइए, आप ड्राई फ्रूट चढ़ाइए, आप घर से चूरमा बना लाइए। आप घर से ना अगर 100 ग्राम का चूरमा बना लाएंगे ना, तो भी क्या दिक्कत है? आप रोटी देखिए, देसी भाषा के अंदर हमारे पहले हुआ करता था कि रोटी को चूर के और उसके अंदर मिर्च, वो जो अपने बूरा या मीठा डाल के, और वो भी तो भोग लगाते थे, वो लगा दीजिए, करिए ना। जब से मैंने ये बंद किया, तब से दुकानदार, होटल, गेस्ट हाउस वालों ने मेरे ऊपर हमले किए, मेरे ऊपर लांछन लगाए दुनिया भर के, मेरे को परेशान किया, मेरे सुरक्षा कर्मियों को मारपीट करी ना, मंदिर में घुस के मारपीट करी। मैंने यहाँ सीसीटीवी लगा दिए पूरे गांव में, मंदिर में, उनका भी तो विरोध किया, उनको भी तो तोड़ने का प्रयास किया, उसके भी तो मुकदमा दर्ज कराया ना मैंने। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज जो गलत काम हो जाते थे, करते थे, उनके नहीं दूं, इसके लिए दबाव बनाते थे। पुलिस लेगी तो देना पड़ेगा ना। कैमरे हटाने के लिए ये माननीय एसडीएम साहब को प्रतिवेदन देते हैं, तो ये बताइए मैं कैमरे हटा दूं? कैमरे हटाए जा सकते हैं क्या? सुरक्षा के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हमने कैमरे लगाए। तो ये निरंतर है ना, इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे थे ये, लेकिन उन षड्यंत्रों में कामयाब नहीं हुए, तो इन्होंने माननीय एसडीएम साहब का सहारा लिया, राजनीतिक लोगों का सहारा लिया, इसके अंदर कुछ राजनीतिक लोग भी हैं, उनका सहारा लिया, और एक ये मेरे ऊपर जो झूठा आरोप लगाकर एक धरने पे बैठ गए, और तत्कालीन जो कलेक्टर थे पुरोहित जी, उनके ऊपर दबाव बनाया कि एक जांच समिति बनाई जाए राजनीतिक लोगों द्वारा। वो जांच समिति बन गई। जांच समिति कभी भी यहाँ मंदिर में नहीं आती है, मात्र 16 फरवरी को जांच समिति मंदिर में आती है और मुझे नोटिस देती है कि आप अपने दस्तावेज जमा कराइए, लेखा जोखा जमा कराइए। मैं करा देता हूँ। 16/2 को दे रहे हैं और मैं 19/2 को और 25/2 को जमा करा देता हूँ। उसका वो परीक्षण करते हैं, कहाँ करवाते हैं वो तो वो जाने। जब वो एसडीएम साहब ने उसका परीक्षण किया, किससे करवाया, कैसे किया, ये तो वही बता सकते हैं। माननीय एसडीएम साहब ने उसका परीक्षण कहाँ किया, ये तो वही बताएं। किससे करवाया, ये वो बताएंगे। 30/4 को मुझे 24 पॉइंट्स का एक नोटिस थमाते हैं कि आप इनका जवाब दीजिए। मैंने उनको कहा कि पहले आप जो मेरे दस्तावेज आपका जमा है वो दीजिए, उसके बाद मुझे 20 दिन का टाइम दीजिए। उन्होंने मुझे 5 दिन बाद में दस्तावेज दिए। मैंने उनसे टाइम मांगा था, उन्होंने बीच में एक नोटिस जारी किया कि आपको इतना ही टाइम दिया जाएगा। मेरा जो सीए है मंदिर समिति का, उसके कैंसर हो रखा था 19/4 से ही, इनके नोटिस के बाद में ही कैंसर का वो इलाज करवा रहा है एसएमएस अस्पताल में।
उसके डॉक्यूमेंट भी मैंने उनको दिए ना, कि देखिए मेरे जो सीए है उसके कैंसर हो गया है, वो अपना इलाज करा रहा है, मुझे और समय चाहिए। उन्होंने समय नहीं दिया। इस बीच में मैंने अपना कैसे ना कैसे करके जितना मैं बना सकता था अपने स्तर पर, सीए तो बेड पे है, बेड रेस्ट कर रहा है, ऑपरेशन हुआ है कैंसर का, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उसके साथ संकट होगा। मैंने अपने स्तर पे जो पॉइंट बनाए थे वो बना के मैंने 23 तारीख को सुबह एसडीएम साहब को दिया था। उन्होंने लेने से मना कर दिया। 2 बजे की बात है ये। कहा बाबू को दे दीजिए। तो एक बार बताइए, जवाब मैं आपको देने आया हूं तो बाबू को क्यों दूं? उन्होंने मुझे कहा बाबू को दे दीजिए, मैंने बाबू को दी और बाबू से रिसीविंग ले ली। और मुझे उसी वक्त पता लगता कि आज ही आपके जांच समिति की जो बुटाटी धाम मंदिर की जांच करेगी, वो आज ही यहाँ पर इकट्ठा होगी और पूरी समिति यहाँ पे आएगी। तो मैं वहीं रुक जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि 6 माननीय सदस्य मीटिंग कर रहे होते हैं, जिनमें एक तो एसडीएम डेगाना मोहन चौधरी जी, आरआई बुटाटी तेज सिंह जी, हबीब खां जी, एसएचओ कुचेरा, रजिस्ट्रार कार्यालय नागौर से 2 व्यक्ति आते हैं, और एक अपना ये डीवाईएसपी मुंडवा। ये लोग बैठ के अपने चैम्बर में मीटिंग कर रहे होते हैं एसडीएम साहब की। तो मैं उसी वक्त में उनको कहता हूँ कि मुझे भी इस मीटिंग में जाना है, उनके जो कर्मचारी उसको। तो उनका जो सुरक्षा कर्मी है वो कह देता है कि आपको मीटिंग में जाने की इजाजत नहीं है, एसडीएम साहब ने आपके लिए मना किया है। तो बताइए, एक मेरे खिलाफ जांच चल रही है, मुझे ही सुना नहीं जा रहा। मैं मैंने जो जवाब दिया वही नहीं ले रहे हो आप, ऐसा क्यों? तो मैं जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने ना तो जवाब लिया ना मुझे सुना। और जब उनका 19 तारीख को ट्रांसफर हो गया, तो ऐसी क्या आफत पड़ी थी कि इतने बड़े धार्मिक स्थल पर आप जांच समिति के अंदर निर्णय कर रहे हो 23 को। आपका तो ट्रांसफर हो गया है, आपको तो पहले ही दूरी बनानी चाहिए थी। और आप ही गलत करोगे, आप मेरे प्रति द्वेषता रखते हो, आप राजनीतिक प्रेरित हो। माननीय एसडीएम डेगाना साहब, मैंने इसकी शिकायत तो पहले ही 15/5 को और 19/5 को माननीय कलेक्टर और संभागीय आयुक्त अजमेर को करी ना, कि ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करेंगे, षड्यंत्र रच रहे हैं दुकानदारों के साथ में, ये प्रभावशाली लोगों के पक्ष में है, ये राजनीतिक दबाव में है, ये मेरे से द्वेषता रखते हैं, ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये तो मैंने पहले ही जाहिर कर दिया ना। तब भी फिर उनको निर्णय नहीं लेना चाहिए ना। उनको कोई बात थी तो मुझे सुनते, समझते, फिर करते। और वो जो जितने भी उनके पास आंकड़े हैं, 1 to 1 आ जाइए, कहाँ से लाए वो जो जांच समिति में उन्होंने पेश किया है, वो कहाँ से वो आंकड़े लेके आए, कहाँ से वो तथ्य लेके आए, वो बताएं। अगर वो गलत हुए तो सजा किसको मिलनी चाहिए ये भी तय करना चाहिए। अगर मैं गलत हुआ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। इतने बड़े धार्मिक स्थान पर आपने इतने बड़े जो लोगों की आस्था के केंद्र पे सवाल खड़ा कर दिया। आपने सोचा नहीं माननीय एसडीएम साहब कि आपकी इस गलती से, इस छोटी सी लापरवाही से, एक आपने जो षड्यंत्र रच के जो किया है, उससे इस देश के लोगों की आस्था पे क्या असर होगा, इस मंदिर की व्यवस्थाओं पे कितना बड़ा कलंक लगेगा, ये तो सोचना चाहिए था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। मैं सुन रही थी कि भाई 22 करोड़ का गबन हुआ है, तो 2023 से आप हैं, अभी 2026 अभी चल रही है, जुलाई का वक्त है, तो 2023 से अब तक आपने कितने नोट छाप लिए? क्योंकि आप पर ये आरोप लग रहे हैं 22 करोड़ रुपए, तो ये 22 करोड़ पे आप कैसे साबित करेंगे कि 2023 से 2026 तक जो है आपने कोई गबन नहीं किया? क्योंकि जनता भी ये सुनना चाहती है। सबकी जबान पर बस एक ही बात है कि 22 करोड़ रुपए गए तो गए कहाँ, किसने बांटे हैं, किसके पास हैं, वो कैसे घपलेबाजी हुई? देखिए, जो भी श्रद्धालु आता है मंदिर बुटाटी धाम में, तो 2023 सितंबर के बाद में उनको निःशुल्क चाय, नाश्ता, भोजन, रहने का, खिचड़ी, छाछ सब दी जाती है। ये निरंतर चल रहा है। मंदिर परिसर में आने के बाद में उनको जेब में हाथ नहीं डालना है। सारी चीजें हैं, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, जो भी चाहिए सब। कुछ पैसा नहीं देना अंदर आने के एक बाद? सिंगल रुपया नहीं देना है, सिंगल एक पैसा नहीं देना है। सारी व्यवस्था उसके लिए निःशुल्क है। और वो 7 दिन रहता है। देखिए आप, 7 दिन वो यहाँ रहता है, उसका परिवार यहाँ 7 दिन रहता है। तो उनको व्यवस्थाएं देनी होती है। उसके बिहाफ में वो लोग अपनी श्रद्धा से, किसी के कहने से नहीं, श्रद्धा से जो दान पात्र रखे उनके अंदर दान करते हैं। जो भी श्रद्धा हो जिसकी, वो इच्छा है तो करे, नहीं है तो कोई नहीं करे, कोई कुछ नहीं कहता। मात्र एक जगह एक रसीद बुक रखी रहती है, उसमें अगर कोई व्यक्ति कैसा है मुझे रसीद चाहिए तो उसको रसीद से पैसा लेके रसीद दी जाती है। दान पात्र सबके सामने खुलते हैं, कैमरों के नजरों में खुलते हैं, और खुल के फिर पैसा बैंक में जमा हो जाता है।
बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन होता है हमारा। तो जब पूरे 3 साल का अगर मैं आंकड़ा उठाऊंगा तो मेरे पास में लगभग लगभग 18 करोड़ रुपए आते हैं। तो 22 लाख करोड़ 74 करोड़ का 22 करोड़ 74 लाख का जो हिसाब किताब है वो कहाँ से उनके पास आया, ये बताएं वो। क्या मैंने कोई लोन ले लिया क्या मंदिर के ऊपर, जो ये बाकी जो 4 करोड़ का घपला करने के लिए, ये तो बताएं माननीय एसडीएम साहब। आप कह रहे हैं 18 करोड़ आपके पास आया इन 3 सालों में, ये जो लगभग 18। लगभग 18 करोड़, मान लीजिए कि भाई 17 करोड़ चलिए मान लीजिए, जो यहाँ जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है तैयार किया गया है, आप जिस तरीके से भोजनशाला की बात कर ले, व्हील स्ट्रक्चर्स की बात कर ले, बहुत सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे नहीं देखी। अभी मैं मंदिर के अंदर देख रही थी कि डक्टिंग चल रही, एसी लग रहे हैं, कूलर चल रहे हैं जगह जगह। तो ये सारी चीजें कैसे हुई है, बताइए। देखिए, ये सारी चीजें हमने जो आप देख के आए ना, ये 2023 के बाद ही तो आई हैं। इनके लिए भी तो खर्चा हुआ होगा ना। इससे पहले ये नहीं थी। ये तो आप सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप देख लीजिए ना खुद ही, और रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अगर हमने कोई चीज खरीदी है तो बिल लिया ना, वाउचर लिया है। बाजार से जो भाव है उसी भाव से तो हमने लिया भाई। ये तो बिल वाउचर बताएगा। हमने चेक से पैसा दिया ना, वो बताएगा। मैं गलत जब होऊंगा कि अगर कोई चीज 100 रुपए की बाजार में है और मैंने 105 में खरीदी हो या 101 में खरीदी हो, अगर 100 की चीज 100 में खरीदी हुई तो मैं कहाँ से गलत हूँ भैया, ये बताइए आप। कैसे एक भ्रष्टाचार हो सकता है। इस पूरे अगर मंदिर परिसर में मैं देखूं तो जगह जगह जो है दान पेटियां लगी हुई है। लगभग कितनी दान पेटियां जो है इस मंदिर परिसर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अंदर शायद मंदिर पे चढ़ावा लोग चढ़ाते नहीं, दान पेटियों में ही डालते। तो कितनी दान पेटियां हैं? देखिए, टोटल हमारी 6 दान पेटी हमारी हैं, 3 गौशालाओं की है। 3 दान पेटी जो हमारे बटाले राम मंदिर की जो गौशाला उसकी अलग है, वो समिति अलग है, वो पैसे अलग ले जाती है। अच्छा। वो उनका हिसाब किताब अलग है, उससे हमारा सिर्फ उन्होंने रखी हुई है कि गौशाला चले इस मात्र के लिए। बाकी हमारा मंदिर से उसका कोई भी पैसे का उनकी जो दान पात्र उससे नहीं। बाकी जो 6 दान पात्र हैं वो हमारे बुटाटी राम मंदिर के हैं। और ये कब खुलती हैं और किसके समक्ष खुलती हैं? देखिए, पहले हम लोग इस जांच समिति से पहले मंदिर समिति के सभी सदस्य ने हमने एक नॉर्म्स बना रखे हैं, जिसके अंदर 2 पदाधिकारी का होना आवश्यक है। कोषाध्यक्ष या अध्यक्ष दोनों में से एक, सचिव या उपाध्यक्ष उन दोनों में से एक। 4 जो पदाधिकारी हैं उनमें से 2 होने का आवश्यक है। अन्य 4 सदस्य या 3 सदस्य, टोटल 7 होना आवश्यक है। 6 तक हम कहते हैं कि 6 तक होना आवश्यक है। उसके बाद दान पात्र खोले जाएंगे। मंदिर में जो रहे हुए श्रद्धालु हैं, आए हुए श्रद्धालु हैं, उनके सहयोग से हम दान पात्र को गिनते हैं। सारे पैसे हम ले जाते हैं, वहाँ रख देते हैं और फिर उनमें से छटनी करते हैं, छटनी करके गिनते हैं, गिन के और बैंक में जमा कराते हैं। गांव के लोग भी तो आते हैं ना, पारदर्शिता है, कैमरे लग रहे हैं 4-4 6-6 उनके नीचे खुलते हैं, तो ये सब बात, पारदर्शिता से। ये कहा जा रहा है कि दान पेटियों से पैसा गायब होने के आरोप भी जो है लग रहे हैं। वो कब हुए, कैसे हुए, ये तो बताएं ना। आरोप लगाना बहुत अच्छी बात है, बहुत, किसी पे कोई भी आरोप लगा सकता है, सिद्ध तो करें, बताएं तो सही। में कैमरे लग रहे हैं ना, 1 महीने का हमारे पास स्टोरेज है इस मंदिर का। 1 महीने तक, 30 दिन तक लगभग हमारे कैमरों में स्टोरेज है। अगर कभी भी किसी को शंका थी, किसी को कोई बात थी, तो आके बता देते ना, देख लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मुझे मुझे एक चीज बताइए कि मैं ये चीज देख रही थी कि जब मैं इस परिसर में आई, मंदिर के जो ये कार्यालय आप लोगों ने बनाया हुआ है, 214 से ज्यादा कैमरे बहुत बड़ी बात होती है। 4-5 कैमरे लगाना ही लोगों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन 214 कैमरे लगाने की कौन सी नौबत आन पड़ी? क्योंकि मंदिर परिसर की अगर मैं बात करूँ, 10-15 कैमरों में बहुत हो जाता है काम। पूरे गांव में 214 कैमरे लगाना, क्योंकि इसमें भी घोटाले की बात सामने आ रही है। क्यों तो आपने लगाए हैं और कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला आपने किया है। मुझे एक बारी इस पूरे कैमरा खेल को भी जरा समझाइए। देखिए, पहले बुटाटी धाम मंदिर में कैमरों की व्यवस्थाएं नहीं थी और सिर्फ 4 कैमरे थे नॉर्मल से। जब मैं आया तो यहाँ हजारों लाखों की लोग में संख्या में आते हैं लोग, और उनकी सुरक्षाओं को ध्यान में रखना होता है। उनकी पहले कई बार चैन स्केचर भी देखिए, जहाँ लोग आएंगे ना, संख्या होगी, श्रद्धालुओं की होगी, चाहे भीड़ होगी, वहाँ जो लोग अनैतिक कार्य करते हैं, उठाई का काम करते हैं, चोर उचक्के भी आएंगे, आते भी थे। इनकी पुलिस थानों में रिपोर्ट भी दर्ज है। किसी की चैन टूट गई, किसी का पर्स चला गया, किसी की मोबाइल चला गया, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें हाईटेक होना पड़ेगा। जब हाईटेक होने के लिए हमें अच्छे अच्छे कैमरे लगाने होंगे, अच्छी क्लियरिटी वाले कैमरे लगाने होंगे। तो हमने प्रस्ताव लिया, प्रस्ताव लेके हमने
मंदिर के चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो कि किसी का कोई सामान चला जाए, किसी का कोई पर्स चला जाए, किसी की कोई सोने की चेन चली जाए। ये लगाने के बाद में आप ये क्यों नहीं देखते कि मैंने अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ा यहाँ पर। चैन स्केचर गिरोह जो पूरे राजस्थान में नहीं पकड़ा जा रहा था, उसको मैंने यहाँ हरियाणा गैंग को पकड़ा। मैंने मेवात की गैंग को पकड़ा है। मैंने झुंझुनू की गैंग को यहाँ पकड़ा। मैंने अजमेर की गैंग को यहाँ पकड़ा। मैंने बावरिया गैंग यहाँ पकड़ी जो ब्यावर से थे। ऐसी गैंगों को हमने, जो चेन स्केचर ये थे, उनको पकड़ा ना, जो काट देते थे। महिलाओं के रूप में, ग्रुप के रूप में आके यहाँ जो चेन तोड़ लेते थे, उनको भी तो पकड़ा ना। और मोबाइल अगर कोई ले गया किसी का निकाल के चार्ज करते हुए का, उसको मैंने यहाँ से अजमेर तक नहीं छोड़ा, वहां से पकड़ के लाए हैं। उसको मैंने फुलेरा, ट्रेन में बैठ गया तो फुलेरा से मैंने उतार के उससे मोबाइल बरामद करवाया। मैंने डीडवाना यहाँ से बस में चला, बैठ के चला गया डीडवाना तक बुला के। तो ये भी तो अखबारों में पढ़ा होगा ना, आपने देखा होगा, सुना होगा कि बुटाटी धाम मंदिर से कोई मोबाइल चोरी करके ले गया और उसको अजमेर तक पीछा करके पकड़ लिया। तो मतलब आपने जो पुण्य कमाए थे, इनकी सजा आपको इस रूप में मिली है। देखिए, सजा नहीं है, ये सजा नहीं है, परीक्षण है। ये किसी ना किसी का परीक्षा भी होती है कई बार। सीता माता जी को भी तो परीक्षा देनी पड़ी थी, भगवान राम को भी तो परीक्षाएं देनी पड़ी थी। जब आप किसी काम को करते हैं तो उसमें परीक्षाओं को अवश्य होती है। तो एक परीक्षा है, इस परीक्षा को पास करेंगे हम। जिन जिन लोगों से मतभेद चल रहे हैं या जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो भी आपके अपने ही हैं और आप भी उनके अपने ही हैं। फिर कहाँ ऐसी नौबत आन पड़ी कि एक जो धार्मिक स्थल है, पवित्र स्थल है, और देवेंद्र जी अगर मैं बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड में ये एक ऐसा मंदिर माना जाता है जहाँ लकवे का इलाज होता है, वो भी फ्री में। जब आदमी थक हार के आता है तो इसी स्थान को खोजता है। तो ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि अपने ही लोगों को कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। देखिए, व्यवस्थाओं को समझना होगा। परिवर्तन समय समय के अनुसार होता है, इसको समझना होता है। ये लोग जो मेरे अपने ही हैं, गांव के ही हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, गांव के लोगों ने दुकानें किराए पे दे दी है। ये जो मंदिर के आसपास जितनी भूमि है या मंदिर है, ये गोचर भूमि पर है, और आसपास की दुकानें हैं वो गोचर भूमि पर हैं। उन पे कब्जा करके इन लोगों ने किराए पे दे रखी है और उनसे किराया ले रहे हैं। अब वहाँ किराया, खुद का पेट पालें जब तक तो ठीक है, लेकिन जब किराएदार से आप किराया ले रहे हैं, उसको अगर आमदनी नहीं होगी तो चोट होगी। तो मैंने इनको कहा, बैठ के, पूरे मेरे पास नोट्स हैं, मैंने पूरी मीटिंग करी इनके साथ में बैठ के, कि व्यवस्थाओं के साथ चलिए आप। मंदिर के बगैर दुकानें नहीं चलेंगी, दुकानों बगैर मंदिर में व्यवस्थाएं सही नहीं चल पाएगी, यह तय है। कोई भी स्थान देख लीजिए, धार्मिक स्थान, उसके आसपास में दुकानों का होना अति आवश्यक है, जितना कि एक मंदिर होना, जितना कि एक शौचालय होना, उतना ही आवश्यक है मंदिर के आसपास में दुकानों का होना भी। क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज की आवश्यकताओं के अनुसार लेता है, तो उसको व्यवस्थाओं, लेकिन ये व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं चल पाए। ये मैंने जब इनको कहा कि आप केमिकल से बनी हुई मिठाइयाँ, प्रसाद बेचना बंद कर दीजिए, आप शुद्ध चीज़ लीजिए, आप अपना एक हलवाई बना दीजिए, उसको बैठा दीजिए, उसके यहाँ पे बनाइए और सभी दुकानदार उस हलवाई से खरीद लीजिए। अब आप चाहे उसको 100 रुपये में बेचें, 500 में बेचें, लेने वाला जाने, देने वाला जाने, मंदिर को इससे कोई लेना देना नहीं है। मंदिर ये चाहता है कि आप शुद्धता पे ध्यान दें, स्वच्छता पे ध्यान दें। ये उसको नहीं कर पाए। ये केमिकल से बने हुए मखाने बेचना चाह रहे थे, जो हम नहीं बेचने के लिए थे। जो यहाँ पे देखिए, इस व्यवस्था को समझना होगा। यहाँ जो मंदिर में आता है ना, वो लकवा पीड़ित मरीज होता है, उसके 100 बीमारियां यहाँ लगी होती हैं। किसी की बीपी की भी है, शुगर की भी है, पैरालाइज भी है, उसके जो साथ है उसको भी तकलीफ है, तो उनको शुद्ध मिले खाने को। इसको देखते हुए हमने परिवर्तन किया। देवेंद्र जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी। सिर्फ इतना सा सवाल है कि अब क्या होगा, क्योंकि मंदिर परिसर बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। हजारों करोड़ों लोगों की आस्थाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। बहुत कुछ लोग सुबह सोच कर आते हैं और शाम तक शायद मैं कहूंगी कि महाराज श्री जो है ठीक भी कर देते हैं उनके जो दिल में चलता रहता है। अब क्या होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अब पूरे राजस्थान में जो आग की तरह फैल रहा है। एक पहले हमने देखा था कि राम मंदिर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और फिर अचानक से हमारे ही जो है घर में हम ये चीज सुनने को हमें मिल जाती है कि राजस्थान में भी जो बहुत बड़ा गबन हो गया। तो सवाल यही है कि अब क्या होगा, क्या करेंगे। देखिए, ये जिस तरीके से एक श्रद्धा और आस्था पे चोट की गई है, ये नहीं होना चाहिए था। कोई भी मंदिर हो, कोई भी स्थान हो, कुछ नहीं हो, उनके ऊपर आराम से बैठ के चर्चा करनी, हर पहलू पे करना चाहिए। अगर वहाँ गलत हुआ है तो उजागर भी होना चाहिए।
और अब ये होगा कि सत्य सबके सामने आएगा, झूठ हारेगा, सत्य जीतेगा, ये मैं विश्वास से कहता हूं। और मैंने माननीय कलेक्टर साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं तो दूसरे दिन ही अखबार में छपते आ गया ना, मैंने कहा जी ये रिपोर्ट ही गलत है, मेरे ये तथ्य हैं जो उन्होंने मांगे वो मैंने दे दिए, फिर उस पर परीक्षण क्यों नहीं किया गया, उसको शामिल क्यों नहीं किया गया। अब मैंने उनसे मांग की है कि आप कोई भी किसी भी उच्च अधिकारी से कहीं पर भी आपको जहां आप लोगों को अच्छा लगे वहां जांच करा लीजिए, मैं हर जांच को फैसला फेस करने के लिए तैयार बैठा हूं, हर चीज का जवाब दूंगा, सत्य सबके सामने आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो देखिए ये जो सारे सवाल आपके जहन में चल रहे थे बोटाटी धाम को लेकर, वो उन तमाम सवालों के जवाब शायद मैंने आपको दिलाने की कोशिश की है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात देवेंद्र सिंह जी ने कह दी है कि सत्य को कभी पराजित नहीं किया जाता और सत्य की तो खैर हमेशा ही जीत होती है। जितने सारे आरोप इन पर लगे हैं, 22 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। पहले राम मंदिर में जो है बड़ा घोटाला, चोरी सामने आती है, उसके बाद हमारे ही जो है राजस्थान में इतने बड़े, मैं कहूंगी कि धार्मिक स्थल पर इतनी बड़ी बात हो जाना कि 22 करोड़ का गबन हुआ है नहीं हुआ है, ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही जो है सारी चीजें सामने आएगी। और कहीं ना कहीं एक ही बात है कि देखिए भाई, जो भी दोषी हो, दोषी को दोषी ही ठहराया जाए, तभी जो है सच सामने आएगा। आपके सारे सवाल थे, सारे सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं। बाकी ये जांच का विषय है, जांच जैसे ही होती है सारी चीजें जो है आपके समक्ष रहेंगी। लेकिन तब तक के लिए आप, अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई जवाब हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।